नमस्कार एंड वेलकम ओम श्री पाठशाला की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप वही करोगे जो आज तक करते आए हो तो फिर वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। इसी कोट के साथ आज की हेडलाइंस या सुर्खियां इस प्रकार से हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का शेड्यूल जारी। व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। खराब हवा के मामले में भारत विश्व में तीसरे पायदान पर है। नई दिल्ली में शुरू हुआ स्टार्टअप महाकुंभ। भारत सेशेल्स करेंगे 10 दिनों का युद्धाभ्यास। आरसीबी ने महिला प्रीमियर लीग में अपना पहला खिताब हासिल किया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को नई जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार श्रीनगर में हुई फार्मूला 4 कार रेस इवेंट। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं। शेफाली शरण बनी केंद्र सरकार की प्रवक्ता। 2024 के चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार दिए गए। रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। उदय भाटिया जी को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंपनी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड दिए गए। खबरों को विस्तार से जानेंगे जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे समस्त विद्यार्थियों एवं अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं विस्तार से। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का शेड्यूल जारी किया गया है। आगामी 18वीं लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज़ में होगा और यह चुनावी प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगी और अंतिम नतीजे 4 जून को आएंगे। आचार संहिता से लेकर नतीजे आने तक कुल 80 दिनों तक यह चुनावी प्रक्रिया चलेगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया जिसमें 97 करोड़ वोटर्स होंगे, 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर सिक्योरिटी और 55 लाख ईवीएम मशीन्स होंगी। साथ ही इसमें जो 7 फेज़ में लोकसभा चुनाव होंगे, इसमें पहले चरण में 102 सीटों के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। चरण 2 में 89 सीटों के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। फिर चरण 3 में 94 सीटों के लिए वोटिंग 7 मई को होगी और चरण 4 में 96 सीटों के लिए वोटिंग 13 मई को होगी। चरण 5 में 49 सीटों के लिए वोटिंग 20 मई को होगी। चरण 6 में 57 सीटों के लिए वोटिंग 25 मई को होगी और चरण 7 में 57 सीटें की वोटिंग 1 जून को होगी। इस प्रकार से पहले चरण में सर्वाधिक सीटों के लिए वोटिंग प्रक्रिया होगी, जबकि चरण 5 यानी फेज़ 5 में 49 सीटों के लिए वोटिंग यानी कि सबसे कम सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। इलेक्शन शेड्यूल में 543 की जगह 544 सीटें क्यों हैं? मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर हैं। इनर मणिपुर में 19 अप्रैल को और आउटर मणिपुर में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल दो तिथियों में चुनाव होंगे। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए इलेक्शन शेड्यूल के सभी 7 फेज़ में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 544 हो गई हैं। तो इस प्रकार से कुछ चुनावी प्रक्रिया चलेगी। 18वीं लोकसभा फेज़ 1 में पांडिचेरी, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, अंडमान निकोबार, इन सभी में सबसे लंबी चुनावी प्रक्रिया यानी कि 102 सीटों के लिए होगी, जिसका नॉमिनेशन प्रोसेस 20 मार्च से शुरू हो जाएगा, जबकि फेज़ 5 में जो कि 20 मई को वोटिंग होगी, इसमें केवल 49 सीटों के लिए नामांकन जारी किए जाएंगे। 29 अप्रैल को होगा, जो कि सबसे छोटी चरण प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से आप पीडीएफ के माध्यम से भी इसको आसानी से देखकर समझ सकते हैं। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के चुनावों की तारीखें भी जारी कर दी गई, यानी कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव एक साथ किए जाएंगे। चुनाव आयोग का स्कोर कार्ड क्या है? अब तक आज़ादी से अब तक चुनाव आयोग ने 17 आम चुनाव करवाए हैं। आम चुनाव अर्थात लोकसभा चुनाव 400+
विधानसभा चुनाव, 16 राष्ट्रपति चुनाव और 16 उपराष्ट्रपति चुनाव किए जा चुके हैं। आगे इम्पोर्टेंट खबर है, पुतिन रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। व्लादिमीर पुतिन पहली बार वर्ष 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे और वे 2008 तक इस पद पर रहे। 2012 में पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति बन गए। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। जनवरी 2020 में पुतिन ने संविधान संशोधन के जरिए 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहने की सीमा खत्म कर दी। रूस की संसद, जिसे फेडरल असेंबली कहते हैं, इसके भी भारत की तरह 2 हिस्से हैं। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार से रूस में भी ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ फेडरेशन और निचले सदन को स्टेट डूमा कहते हैं। भारत में प्रधानमंत्री का जो रूल है, रूस में वो पावर राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति को 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक कार्यकाल के रूसी संघ का राष्ट्रपति नहीं चुना जाता। तो यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का रूस में राष्ट्रपति चुनाव को कितने कार्यावधि के लिए चुना जाता है, तो 6 साल। 2012 के पहले यह अवधि 4 वर्ष की हुआ करती थी। आगे महत्वपूर्ण खबर है, खराब हवा के मामले में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है। 19 मार्च में स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2023 में दुनिया का तीसरा सबसे खराब हवा वाला देश रहा। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी रही। 5 खराब हवा वाले देशों में बांग्लादेश पहले पायदान पर है, जिसमें 79.9 माइक्रोग्राम PM यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल रहा, जो कि WHA स्टैंडर्ड से 15 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान दूसरे पायदान पर है, जबकि भारत तीसरे पायदान पर 54.4 माइक्रोग्राम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल, जो कि WH के स्टैंडर्ड से 10 गुना ज़्यादा है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी रही है, तो ये भारत के लिए चिंताजनक विषय है। अगली खबर है, नई दिल्ली में शुरू हुआ स्टार्टअप महाकुंभ। 18 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हुआ है। 3 दिनों का ये इवेंट 20 मार्च तक चलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT इसका आयोजन कर रहा है। इस इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस टू बिजनेस, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसी अलग अलग कैटेगरी के स्टार्टअप भी शामिल होंगे। भारत और सेशेल्स करेंगे 10 दिनों का युद्धाभ्यास। इसका नाम है लिमितिए 2024। यह युद्धाभ्यास 18 से 27 मार्च के बीच होगा, जो कि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। क्रियोल भाषा, जो कि सेशेल्स की औपचारिक भाषा है, इस भाषा में लिमितिए का अर्थ है दोस्ती। मानचित्र में आप देख सकते हैं सेशेल्स अफ्रीकी महाद्वीप देश है, जो अफ्रीका के पूर्व में और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह 115 छोटे छोटे द्वीपों का देश है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है और वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वावेल राम कलवान। RCB ने जीता वुमेन प्रीमियर लीग में अपना पहला खिताब। हाल ही में आयोजित महिला प्रीमियर लीग, जो कि एक क्रिकेट प्रतियोगिता है, उसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब हासिल किया है। इसका आयोजन 23 फरवरी से 17 मार्च 2024 के बीच किया गया। इसका प्रशासक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI रहा। इसका संस्करण दूसरा था। इसका प्रायोजक टाटा समूह द्वारा किया गया। इसमें कुल 5 टीमें थीं और 22 मैच खेले गए। फाइनल मैच का आयोजन अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में किया गया। विजेता राशि यानी कि RCB को 6 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जबकि उप विजेता यानी दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपए की राशि दी गई। ऑरेंज कैप एलिस पेरी RCB टीम से हैं। इन्होंने 9 मैचों में 347 रन बनाए। पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल, जो कि RCB से हैं, इन्होंने 13 विकेट हासिल किए 8 मैचों में।
आगे और भी अवार्ड हैं जिन्हें आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। कुछ मुख्य हैं। इमर्जिंग प्लेयर श्रियंका पाटिल आरसीबी टीम से हैं, इन्हें 5 लाख रुपए राशि दी गई। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दीप्ति शर्मा को दिया गया। ऑरेंज कैप एलिस पेरी, पर्पल कैप श्रियंका पाटिल और वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का हाईएस्ट स्कोरर हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस से हैं। जो भी सारे अवार्ड दिए गए हैं इन्हें आप पीडीएफ में देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जो कि झारखंड के वर्तमान व 10वें राज्यपाल हैं। इन्हें तेलंगाना का राज्यपाल और पांडिचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हाल ही में तिमिलिसाई सुंदरराजन, जो कि तेलंगाना के राज्यपाल थे, उनके इस्तीफे के बाद यह पद खाली था। तो ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सीपी राधाकृष्णन जी को दी गई है। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 10वें और वर्तमान राज्यपाल हैं। पहली बार श्रीनगर में हुई फार्मूला 4 कार रेस इवेंट। पहली बार श्रीनगर में फार्मूला कार रेस इवेंट का आयोजन किया गया, जो कि जबरवन माउंटेन रेंज पर स्थित बुलवार्ड रोड में डल झील के किनारे ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क तक लगभग 1.7 किलोमीटर ट्रैक पर हुआ। इस इवेंट का आयोजन फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब्स ऑफ इंडिया ने किया था। आगे खबर है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत सहगल। पूर्व आईएएस एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट नवनीत सहगल को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरिडोर में सहगल जी को लंबू नारायण या लंबू के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रसार भारती का गठन जो हुआ है 15 सितंबर 1997 को, इसे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर है शेफाली शरण केंद्र सरकार की प्रवक्ता नियुक्त की गई हैं। शेफाली शरण, जिन्हें पीआईबी यानी कि प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के प्रधान महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ जर्नल के पद पर नियुक्त किया गया है। पीआईबी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सूचना प्रसारण का कार्य करता है, इसकी स्थापना जून 1919 में ब्रिटिश अधिकारी डॉक्टर LF रशब्रूक विलियम्स के नेतृत्व में एक केंद्रीय प्रचार बोर्ड की स्थापना के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना गृह विभाग में एक शाखा के रूप में की गई थी। 1920 के अंत में इसका नाम बदलकर केंद्रीय सूचना ब्यूरो कर दिया गया था। वर्ष 1946 में इस संगठन का नाम पुनः बदलकर प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB रख दिया गया था। शेफाली शरण मनीष देसाई का स्थान लेंगी, जो कि 31 मार्च 2024 तक अपने पद पर रहेंगे। इसके बाद मनीष देसाई इस पद से रिटायर हो जाएंगे, तो शेफाली शरण उनके स्थान पर नियुक्त होंगी। वर्ष 2024 के चमेली देवी जैन पुरस्कार, मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वर्ष 2024 के लिए स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है। ग्रीष्मा कुठार, जो कि मणिपुर में हुई हिंसा, जो वहाँ की जनजातीय हिंसा था, उस पर न्यूज़ कवर कर रही थी, उनके इस प्रयास के लिए ही उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। जबकि रितिका चोपड़ा, जो कि दिल्ली और NCR से संबंधित न्यूज़ को कवर करती हैं, उन्हें भी संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। तो ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, ये नाम याद रखेंगे। डायना स्मृति पुरस्कार 2024 उदय भाटिया और हरियाणा की मानसी गुप्ता को दिया गया है। डायना स्मृति पुरस्कार राजकुमारी डायना की स्मृति में दिया जाता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। यह पुरस्कार विश्व में असाधारण युवाओं को उनके सामाजिक कार्यों और मानवीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। राजकुमारी डायना लंदन की प्रतिष्ठित राजकुमारी थीं। ये कम उम्र में ही इनका निधन हो गया था और इनकी लोकप्रियता के कारण उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक को
एटी कॉरपोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के लिए कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार समारोह में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल रहे। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट करेंगे, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके मित्र सहपाठी होंगे उन्हें आप साझा करिएगा।